नमस्कार। केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी हम पार्टी के नेता हैं। उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं। आज उनका एक बयान बहुत चर्चा में है, जिसमें वो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि पार्टी के एमपी एमएलए को एमपी लैड फंड या विधायक विकास निधि में से 10% कमीशन लेना चाहिए। 10% ना मिले तो 5% तहसीलना चाहिए, पार्टी फंड में देना चाहिए और ये कमीशन लेना बिल्कुल जायज़ है। इन्हीं जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि पिछले चुनाव में यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का एक उम्मीदवार 2700 वोटों से चुनाव हार रहा था। उन्होंने डीएम से बात की और मिल करके 2700 वोटों से हारते हुए उम्मीदवार को चुनाव जितवा दिया। उनका एक उम्मीदवार 1500-1600 वोट से इस बार हार गया, तो उस आईएएस अफसर ने उनको फ़ोन करके कहा कि अरे सर, इस बार कैसे आपका 1500-1600 वोट से हार गया? तो उन्होंने कहा उन्होंने हमसे बताया नहीं। उस बयान को लेकर के जब बहुत हो हल्ला हुआ तो जीतन राम मांझी ने कहा मैं मुसहर का लड़का हूँ, इसलिए मेरे ऊपर थूकोगे तो आप ही के ऊपर आसमान में थूकोगे। अब मैं एक ब्रांड बन चुका हूँ। और अब सरेआम वो कह रहे हैं कि विधायक और एमपी कमीशन लेना चाहिए। पिछले दिनों राजस्थान के एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ के 3 विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन किया और उन्होंने विधायक निधि में कमीशन पहले मांगने की बात की और कमीशन के आधार पर काम कराने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 24-36 घंटे पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और उस रैली में मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं जा सके, लेकिन वर्चुअली जब उन्होंने पश्चिम बंगाल की रैली को संबोधित किया तो पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को कट और कमीशन वाली सरकार कहा। कट और कमीशन की बात उन्हीं के सरकार के मंत्री कह रहे हैं, एनडीए में कह रहे हैं, चुनाव जिताने की बात कह रहे हैं, लेकिन उस पर क्या हो रहा है, उस पर कितनी चर्चा है। फर्ज कीजिए कि यही बयान अगर इंडिया गठबंधन के या विपक्ष के किसी नेता ने यही 2 बयान दिए होते तो आज देश में किस तरह का हंगामा होता, किस तरह की चर्चा होती। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में जीतन राम मांझी के 27 वोटों से हारे हुए कैंडिडेट को जिताने की बात पर कितनी चर्चा हुई, कितने डिबेट हुए। और अब जब जीतन राम मांझी सीधे सीधे कट कमीशन लेने की बात कह रहे हैं तो कितने लोग उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस पर कितनी चर्चा हो रही है। ठीक उसी तरह दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार साल दर साल खराब होते जा रहा है। पिछले साल तक अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सरकार थी तो वायु प्रदूषण के लिए एक बड़ा तबका अरविंद केजरीवाल की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानता था। अरविंद केजरीवाल अपने से जिम्मेदारी उठा करके बहुत लंबे समय तक पंजाब और हरियाणा की सरकारों पर जिम्मेदारी डाल दिया करते थे कि वहाँ के किसान पराली जला रहे हैं। शुरुआती 5 साल में उनका ये रुख था। बाद में 2017 में यानी उनके 2022 में जब उनकी पंजाब में सरकार आई तो पंजाब के किसानों के पराली जलाने की बात अरविंद केजरीवाल ने ख़त्म कर दी। तब हरियाणा पर यहाँ तक कि चुनाव के दौरान पानी को लेकर उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार को कहा कि उसमें ऐसा जहरीला पदार्थ और दिल्ली में जहरीला पानी आ जाएगा। अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार और पंजाब में आम आदमी। अब दूसरे तरह का राग अलापा जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि दिल्ली का प्रदूषण, वायु प्रदूषण कोई एक दिन में ख़त्म होने वाली बात नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की 11 साल की सरकार से सवाल कब पूछे जाएंगे और कहाँ पूछे जाएंगे। 11 साल कोई कम साल होता है। अब अरावली पर्वत की बात होने लगी, अरावली पर्वत की खनन की बात होने लगी और ये भी तर्क दिया जाने लगा कि दिल्ली की बनावट ऐसी है, एक कटोरे की तरह की हवा उधर से जा नहीं पाती, आ नहीं पाती। समय और परिस्थिति के हिसाब से क्या हम और आप तर्क दे रहे हैं? क्या अपनी भावनाओं के हिसाब से हम तर्क दे रहे हैं और क्या हम अपनी भावनाओं के दास लगातार बनते चले जा रहे हैं? सवाल उठाने की हमारी प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। सोचने की प्रक्रिया हमारी एकांगी है और सिर्फ हम एक तरफा सोच रहे हैं। आज इसी चर्चा पर मैं आम लोगों की राय लेना चाहता हूं और मैं बहुत दिनों के बाद आज कॉफ़ी होम में आया हूं।
मौसम वायु प्रदूषण का भी है और ठंड का भी है, तो मैंने सोचा यहाँ आप देखिए पूरा कॉफ़ी होम भरा हुआ है और ऐसे मौसम में इन्हीं मुद्दों पर समाज के हर वर्ग से और हर उम्र के लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ और ये भी जानना चाहता हूँ कि इन सारे विषयों पर माहौल क्या है, आम लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं या फिर ये बातें सिर्फ टीवी स्टूडियोज़ की डिबेट तक ही सीमित है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है। हाँ, संजय कुमार। क्या करते हैं? हम सर लैब प्रैक्टिशनर हैं। लैब प्रैक्टिशनर हैं। चलिए, वो पैथ लैब, हाँ, ये खून वून वाला, हाँ हाँ। वो में तो बहुत बड़ा घपला चल रहा, देश भर में बड़ी कहानी आती है। अब पहले नेताओं को बात छोड़ दें, ये ब्लड टेस्ट को लेकर लोगों का ये कहना है कि यार लेते किसी का बना चढ़ा अपने ही मन का देते, क्या मामला क्या है? नहीं सर, ऐसा अनलीगल काम तो नहीं होता। देश में कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिस पे जनता का विश्वास हो। दूध पियो कहते मतलब मिलावटी है, पता नहीं यूरिया है कि नहीं है, तेल खाओ पता कहे तेल में है कि नहीं, ब्लड टेस्ट कराओ कहे आपका ब्लड लिया किसका रिपोर्ट दिया पता नहीं। हर ब्लड अलग अलग लैब में आप सैंपल दीजिए, अलग अलग रिपोर्ट आती है। कैसे आता है? हाँ, आती है कि नहीं? अलग अलग रिपोर्ट आती है। आप कहीं लैब में जाइए, पूरा भ्रष्टाचार है। डॉक्टर साहब पहले से लैब वालों से सेट होते हैं, अपना कमीशन लेते हैं और सीधा उनको बोल देते हैं कि मुझे इस मरीज के ये रिपोर्ट चाहिए और वो रिपोर्ट बन के आती है। इसका प्रूफ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कमीशन, डॉक्टर दवाई बाद में लिख रहा, टेस्ट पहले लिख रहा। बिल्कुल जी, डॉक्टर का हर टेस्ट में कमीशन है जी, हर टेस्ट में। LFT, KFT, CFC क्या क्या है, CBC, ये पहले ही लिख दे रहा, तो आप लोग का तो कमीशन बढ़ा रहता है। नहीं सर, हम लोग जो जेन्युइन कमीशन में देश कमीशन नहीं, जेन्युइन जो रेट। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या नेता, मैंने वही चर्चा अभी, कमीशन पर पूरा देश चल रहा। क्यों कमीशन नहीं सर, जो देते हैं जैसे LFT लीवर फंक्शन टेस्ट है 600 का, वो हम लोग जो है 350-400 में कर देते हैं कॉन्सेशन के आधार पे। सीनियर सिटीजन होता है उनको भी डिस्काउंट देते हैं। कोई नियम कानून नहीं है, कौन कहीं द्वारका- पैकेज 2200 का, द्वारका कहीं लेवल में पैसे तो 1600 का, कहीं कुछ का। द्वारका में ऐसा होता ही नहीं है। चलिए छोड़िए, अब आपके लैब की कहानी पर नहीं जाते, क्योंकि आपने पहले ही शुरू कर दिया कि लैब असिस्टेंट। तो मैं खुद ही आपको बताऊं, मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया, मेरे एक बार मुझे MRI करानी थी, तो वो MRI का जो टेस्ट था, डॉक्टर ने MRI वाले का उसमें एक लिख दिया, नो कमीशन, ऐसे करके लेस कमीशन। तो जितना पैसा वहाँ लोग ले रहे थे 35% मुझसे कम लिया MRI का। ये तो कहानी है, खैर छोड़िए, अब कहाँ हम लोग बात करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या समाज में लोगों के सोचने का नज़रिया दिनों दिन संकुचित और एक तरफा होता जा रहा है, आपको लगता है? सर बिल्कुल होता जा रहा है। सबका एक सोच तो है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए जी, अलग अलग सोच है। इस पे जो गवर्नमेंट को जैसे पोल्यूशन हुआ, ये सब पे थोड़ा सा अच्छी तरह से कदम उठाना चाहिए, जो कि हम लोग सुबह नहीं निकल पाते हैं, बड़ी मुश्किल होता है मास्क। हम ये बात कर रहे हैं कि यही अगर केजरीवाल की सरकार इस समय होती तो ये सारा का सारा दोष केजरीवाल के कंधों पर रख दिया जाता कि नहीं? बिल्कुल सर, रख दिया, बिल्कुल रख दिया जाता। और केजरीवाल रख देते हरियाणा पर, ये तो पंजाब पर तो रख नहीं पाते हम। ये तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जो सत्ता में है सर, उसको कदम उठाना चाहिए पब्लिक के लिए कि इतना पोल्यूशन क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सरकार को कदम उठानी चाहिए। और ये कट कमीशन जो जीतन राम मांझी वाला किस्सा हमने सुना, सर इसका तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ उतना पॉलिटिक्स में हम दिलचस्पी नहीं रखते। हम मेडिकल की बात पूछेंगे तो हम बता सकते हैं। कल में तो सबसे ज़्यादा कट कमीशन है। नहीं दवाई में है दवाई में जो है वो तो अलग की बात है। जैसे 20%। मैं हर वो बात जो मैं कहता हूँ वो मेरा निजी एक्सपीरियंस जब तक नहीं होता मैं नहीं कहता हूँ। मैं एक दवा खाता हूँ, ठीक है, वो दवा 330 रुपए की मिलती है, एक पत्ता उस पर प्रिंट लिखा हुआ है। मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर अभी था पीछे, मैं एक मेडिकल स्टोर में वो पत्ता गया लेने के लिए, वो मुझे मिला 265 रुपए, बिना कुछ कहे, बिना किसी जान पहचान के। उन्होंने प्रिंट रेट से 20% पर हमको दवाई कम के, और वो पॉश इलाका, सुनिए बताएं, नहीं 1 मिनट बताएं, वो कोलकाता का पॉश इलाका है, क्या, पार्क स्ट्रीट सबसे अच्छा इलाका माना जाता है।
वहाँ के मेडिकल स्टोर से, ऐसा नहीं दाएं बाएं आप कहते हैं नकली और यहाँ वहाँ फर्जी और वो बहुत पुरानी दुकान थी। दिल्ली में, नोएडा में आप कहीं मेडिकल स्टोर पे जाएं, कोई 10% ऑफर करता है, कोई 15% ऑफर करता है, कहीं 5 मेडिकल स्टोर है तो 15% कर देता है। कोई रेट है जी, प्रिंट रेट कुछ है, कोई कहीं कितना परसेंट दे रहा है, कोई कितना परसेंट। कमीशन कट से तो देश परेशान है। नेताओं का क्या मामला है? क्या केजरीवाल थे बेचारे एक आम आदमी की वजह से क्या है कि उनको पूछने वाले 1000 लोग पैदा हो जाते थे। बीजेपी है बहुमत वाली पार्टी और एक तरह से मान लो बाहुबली पार्टी, तो इससे पूछने वाले लोग हैं ही नहीं, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी समस्या क्या है कि किसी भी बड़ी पार्टी से आदमी ना जैसे एक डर बना रहता है इंसान को, यार केजरीवाल था कि कोई भी आओ आम आदमी है, 4 आए कुछ भी बोला बात हो गई। अब इनसे कोई क्यों नहीं पूछता? मैं खुद कह रहा हूँ बीजेपी से कोई भी क्वेश्चन नहीं करता और पॉल्यूशन में जब करना चाहिए। अब केजरीवाल देखिए आम आदमी तो नहीं रहे, देश के किसी मुख्यमंत्री ने इतना आलीशान मकान तो नहीं बनवाया जितना केजरीवाल ने मिला। आम आदमी बने रहे, खाली एक ही चीज़ उनकी बनी रही, बाकी चीज़ में तो दिखाई दिया ना, सामने उनका घर दिखाई दे रहा, आप जाके देखिए। और वो भी कोरोना काल में क्यों रेनोवेट, वही उनके लिए हार का बहुत बड़ा कारण बना, शीश महल। वो तो आम आदमी का घर नहीं था भाई साहब। सर आम आदमी नहीं थे लेकिन पतन का कारण बना ना। मैं एक आम जनता हूँ, मैंने चाहे वो केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, मुझे बोलने का अधिकार है। अगर वो गलत करेंगे मैं गलत बोलूँगा। आज बीजेपी पहले केजरीवाल पर रखती थी सारी बातें, अब बीजेपी क्यों नहीं खत्म कर पा रही है इन चीज़ों को? करना चाहिए ना। बीजेपी अरावली पर दिल्ली की कटोरा जैसा है। अब बड़ी अजीबो गरीब, ये सारे तर्क पिछले 10 साल में गायब थे कि दिल्ली की बनावट कटोरे जैसी है, हवा जा नहीं पाती है, तो अरावली का खनन, तो अरावली। सर इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पॉल्यूशन की व्यक्तिगत आम जनता तो नहीं लेगी ना, हम लोग तो नहीं लेंगे, लेगा तो कोई जनता सरकार का ही प्रतिनिधि ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर वो कौन है? चुनाव के लिए लोग सबसे पहले आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, सारी चीज़ों के लिए आ जाते हैं। इसके लिए देखो हमें जनता को भी हालांकि इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और हम सबको मिलकर उठानी चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार में भी तो कोई एक जिम्मेदारी ले कि भाई इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है, इसकी कमेटी में बताइए। अब जैसे जीतन राम मांझी का 2 बयान मैंने आपको बताया, पता नहीं आपने सुना हो कि न सुना हो। अगर यही बयान अभी विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता, वो मैंने सुना नहीं है, तो सर बताएंगे उसके। मैं जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने इनको चुन के भेजा है, तो किस चीज़ का कमीशन? देश की सेवा करने के लिए भेजा है, देश के नौकर है ना ये, तो कमीशन किस चीज़ का ले रहे हैं? ये ऐसे लोगों को 1 सेकंड में इस्तीफा देना चाहिए। वो विकास करा रहे हैं, विकास निधि के लिए जनता टैक्स देती है गवर्नमेंट को, और बहुत तरीके से जनता गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुँच रहा है, तो उससे विकास कराइए ना। आपको विकास निधि मिल रही है, आप उसके अंदर कमीशन किस चीज़ का मांग रहे हैं? आपको तो सैलरी भी आज के टाइम में इतनी हाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। सांसदों की ले लो, MLO की ले लो, विधायक की ले लो, सबकी सैलरी इतनी हाई हो गई है, फिर उससे पे उनको कमीशन चाहिए। तो आप तो देश को बेच रहे हो, देश के गरीब आदमी का खून पी रहे हैं ना जी। वो जो आदमी कमीशन देगा, तो आज कोई पुल बनाए उसमें 10 जगह कमीशन बढ़ जाएगा, तो पुल के अंदर मसाला कहाँ से डालेगा ठेकेदार? वो भी रेते से पुल बनाएगा, उसके गिर नहीं रहा, पुल गिर भी रहा, तो इसलिए पुल गिर रहे हैं जी। जब आप कमीशन ही अगर लिए जाओगे तो काम नहीं चलेगा जी। ऐसे लोगों को बस सख्त एक्शन होना चाहिए, कोर्ट के अंदर FIR भी होनी चाहिए। तो उनका तो जब बयान आता है, बयान दे दिए, अब जब विवाद होगा तो कहेंगे हम मुसहर के लड़के हैं। जब कोई विवाद हो, कोई कहते हम मुसलमान हैं, इस देश में मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो रहा, बुलडोजर हो रहा, और दूसरी तरफ हो नहीं रहा। कोई एक्शन हो, कहे हम SC हैं, हम ST हैं, हम मुसहर के हैं, तो हम हिंदू हैं, तो हम मुसलमान हैं, तो हम बैकवर्ड हैं, तो हम फॉरवर्ड हैं, तो हम PDA पर बुलडोजर चल रहा है, जनरल पर नहीं चल रहा है। ये कहानी चालू हो जाए। आपको तो और भी ज्यादा मुसहर के बारे में सोचना चाहिए ना। देश में गरीबों की संख्या कम है क्या? आपको उनका बारे में, मुसहर के बारे में सोचा नहीं? अपने केंद्रीय मंत्री, बेटे को बिहार सरकार में मंत्री, अपनी बहू को विधायक, बहू की माँ को विधायक, इतना सोच रहे हैं मुसहर समाज के लिए? इससे कम से फैमिली के लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए नहीं सोच रहे। वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए सोच रहे हैं, अपना बैकग्राउंड मजबूत कर रहे हैं कि 100-200 साल जिएंगे। तो मोदी जी तो हमेशा कहते थे परिवारवाद को खत्म करना आता है, सबको तो बनाए जा रहे हैं। मोदी जी की भी मजबूरी है। से तो एक उम्मीद थी, अच्छा एक उम्मीद मोदी जी से थी कि नहीं? मोदी जी या नीतीश कुमार से ही तो उम्मीद थी कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार को ये ख़त्म कर देंगे, मगर इन्हीं के ज़माने में बढ़ लिया। मोदी
जी परिवारवाद को नहीं ख़त्म कर सकते जी, क्योंकि तो उनकी पहले ही लंगड़ी सरकार है जी। तो आज वो परिवारवाद ख़त्म करने चलेंगे तो सरकार के ऊपर वैसे ही संकट आ जाता है जी, तो वो कहाँ से ख़त्म करेंगे जी। हमारे देश की सबसे बड़ी मजबूरी यही है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना जी, वो सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं, वो आम जनता के लिए वो भी कोई काम नहीं कर रहे जी। क्या काम हो रहा है आम जनता के लिए, आप बता दीजिए। आज के लोग राशन दे रहे हैं, इतना शौचालय बनवाए। अभी ये कौन है, आरोग्य कौन क्या है, कौन कार्ड है, कौन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड बनवाया। जो सरकार या वो कहते हैं जो उन्होंने किया, जो रेलवे की का काम किया, वो लोग जो कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बीजेपी वाले जो करते हैं। बाजार से मैं 1 लीटर पेट्रोल लेता हूँ बाजार। लीटर में क्या होता है? सुनिए सही, 1 लीटर पेट्रोल देता हूँ तो 40 रुपये तो उसको गवर्नमेंट में दे रहा हूँ ना। तो 5 किलो अनाज की कीमत कितनी है भैया? वो तो 1 लीटर पेट्रोल में होगी। 10 लीटर पेट्रोल फूका तो बहुत हो गए पैसे ना। तो और कितना लोगे सर आप? सेंट्रल विस्टा बन रहा है, तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं, कैसे होंगे? स्मार्ट सिटी बन रही है और मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बन रही है। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। विकास कार्य के लिए तो माल चाहिए, पैसा। 150 करोड़ की जनसंख्या भारत की है जी, और हर आदमी जीएसटी के नाम पे और टैक्स के नाम पे, जो गरीब से गरीब है ना जी, वो भी 8-10 हज़ार रुपये हर महीने खर्च कर रहा है। अब आपको 150 करोड़ से गुणा कर लो जी, सारे विकास हो जाते हैं उसमें। उसके बाद और पब्लिक को मारने की क्या जरूरत पड़ रही है? अच्छा एक बात बताइए, आपका क्या विचार है इस आपका नाम क्या है? शकील अहमद है मेरा नाम। हाँ? शकील अहमद। कहाँ के रहने वाले? मैं गुड़गांव हरियाणा। अरे अब उधर आपसे थोड़ा मसला बताइए शकील अहमद साहब, आपका क्या विचार है? किस पर सर? अरे यही जो चर्चा चल रही है, और क्या? पॉल्यूशन पे तो सर इसमें तो आप पर्टिकुलर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये पुरानी समस्या है। हाँ लेकिन एक चीज़ ज़रूर है इसमें, ये जो अरावली दिल्ली की बनावट, ये जो तर्क हैं, ये बीजेपी सरकार के सिवा और किसी में नहीं मिल सकते। जो फार्मूला पूरे साइंटिस्ट हैं वो बीजेपी सरकार में है, वो कुछ का कुछ कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप हुमायूं कबीर को जानते हो? नहीं मैं नहीं जानता। अरे जो पश्चिम बंगाल में एक विधायक है जो बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर रहे हैं। हाँ 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 सुना है, देखा सोशल मीडिया पे। वो खाली पागलपन है जी, और कुछ नहीं है। ये आज उन्होंने भारत उन्नयन पार्टी बना दी नई। वो कुछ नहीं है सर, वो बीजेपी का आदमी है, वो वहाँ हिंदू मुस्लिम कराने के मूड में, और कुछ इससे फालतू कुछ नहीं है। आप अभी जानते भी नहीं कि हुमायूं कबीर कौन है, और सोशल मीडिया पे देखा है 1-2 बार। और बाबरी मस्जिद की बात, वो मुसलमानों की बात, आपको ये कैसे लग रहा है वो बीजेपी का आदमी? सर हिंदू मुस्लिम जो कराता है वो बीजेपी का आदमी है। हिंदुस्तान एक सर्कुलर मुल्क है, इसमें भाईचारा अमन चैन की बात होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। ये असदुद्दीन ओवैसी क्या करें? ये भी वही करता है सर, जहाँ इसे जरूरत होती है वहाँ ये आग में पेट्रोल डालने का काम करता है, और कुछ नहीं इसका इससे। तो ये जो पार्टियां मुसलमानों की खैर खा बनती जा रही हैं, बन रही हैं इतने सालों से, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। कहाँ थे मुसलमानों की उसमें? वो 5 हर जगह हर स्टेट में 5 या 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ता है जहाँ मुसलमान बहुल होते हैं। तो मुसलमान जिताते तो हैं? आप 5-7 सीटों पे लड़ता है जहाँ उन्हें लगता है। वो बस वोट डाइवर्ट करता है और कुछ नहीं है सर उसका। वो वोट डाइवर्ट करता, चुनाव जीतता है। 5 सीट जीता, अभी 6ठा भी जीत गए होते। हाँ बस इतनी सीटों पे लड़ता है वो। तो जहाँ जहाँ उनका जनाधार है, जहाँ जिसकी बात है, वो अकलियत की बात करते हैं। वो कहते हैं अकलियत को दूसरे लोग वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ सर, बाबरी मस्जिद से क्या होगा वहाँ बंगाल में? बाबरी मस्जिद और मस्जिद का भी नाम रख सकते, मस्जिद बनाओ, क्या जरूरत है इतनी पॉपुलरिटी करने की? क्यों हंगामा करने की जरूरत है भाई? मस्जिद बनाओ, आप आराम से बनाओ, क्या दिक्कत है? आपको लग रहा है जानबूझ के बाबरी मस्जिद नाम रखा? मुझे एक हावल्ला बचा रहे हैं। 6 दिसंबर को ही उसने वही तो है सर, मस्जिद बनाओ, आप बनाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन आराम से बनाओ। कह रहे बहुत चंदा पा रहे हैं। क्या जरूरत है बाबरी मस्जिद का नाम देने की उसे? और भी मस्जिद का नाम दे सकते हैं। ये मामला और कुछ नहीं है सर। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया।